नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी में हम लोग ज्योग्राफी को आज हम लोग पढ़ने वाले। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन का मतलब क्या होता है कि वह चीज जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और विकास क्या है? तो देखिए, प्रकृति से हमें संसाधन मिलता है और उसका हम लोग उपयोग करके हमारा विकास करते हैं। यानी कि देखिए, मानव जो है, मानव को प्रकृति से संसाधन मिलता है और उस संसाधन का उपयोग करके वो अपना विकास करता है, जिसे हम लोग विकास कहते हैं। तो संसाधन क्या है? यह प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, जिसका उपयोग करके जो है मानव अपना विकास करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो संसाधन एवं जो विकास है उस पर आपस में संबंध है। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए, संसाधन जो है, यह जो है ये पर्यावरण से हमें उपलब्ध होता है। यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, यह आर्थिक रूप से जो है मूल्यवान होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि हम संसाधन को, प्रकृति से हमें जो संसाधन प्राप्त होता है उसको हम लोग बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ये सब सारे संसाधन होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? चलिए हम लोग इसके परिभाषा को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संसाधन संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त या उपयोग की जा सकती है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव यानी कि मूल्य हो। जिसका संभाव का मतलब होता है जिसका मूल्य हो, यानी कि जिसे बेच करके हमें कुछ मूल्य प्राप्त हो, उसे संभाव कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन होता है। तो संसाधन का मतलब आप लोग समझ गए। संसाधन जो है ये हमें पर्यावरण या प्रकृति से प्राप्त होता है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, आर्थिक रूप से संभाव यानी कि मूल्यवान है। ठीक है, जिसका कोई मूल्य हो, जो हमारी सांस्कृतिक रूप से मान्य है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यहाँ तक क्लियर है? तो संसाधन क्या है ये समझ में आ गया। ये हमें पर्यावरण से मिलता है। संसाधन क्या है? ये हमें पर्यावरण से मिलता है। तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त या उपयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहां तक क्लियर है संसाधन का मतलब? अब आइए हम लोग संसाधन को कुछ आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संसाधन को हम लोग आसान भाषा से कैसे समझेंगे? तो देखिए, मैंने आपको आसानी से समझने के लिए कुछ पॉइंट को इंडिकेट किया ताकि आपको समझ में आए। तो संसाधन को मैंने क्या किया? तो संसाधन को परिभाषा को थोड़ा पॉइंट के रूप में मैंने बांटा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। डिफिनेशन यानी परिभाषा। तो पर्यावरण से संसाधन क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध होता है संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध होता है। संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव या मूल्यवान होता है। ठीक है, यानी कि संसाधन को बेच करके हमें कुछ मूल्य प्राप्त होता है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ठीक है, संसाधन जो हमारी सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ठीक है, संसाधन जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जिसको बनाने के लिए तकनीकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, वो संसाधन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल मिलता है तो पेट्रोल को रिफाइन करके डीजल बनता है, डीजल को रिफाइन करके केरोसिन बनता है। ठीक है, जो संभाव यानी कि मूल्यवान है, यानी कि पेट्रोल को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, उसको रूपांतर यानी टेक्नोलॉजी की मदद से पेट्रोल को फिर हम लोग केरोसिन डीजल में बदलेंगे, उसको भी बेच करके हमें पैसा मिलता है। ठीक है, डीजल को जो है लोग तकनीकी सहायता लेके रूपांतरण करेंगे या प्यूरिफाई करेंगे तो केरोसिन बनेगा। केरोसिन को भी बेच करके हम लोग जो है
बेचने पर हमें कुल मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है। और वो मूल्य प्राप्त होने के बाद क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो संसाधन वही है जिसका आर्थिक रूप से संभाव्य या मूल्य है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट को। तो संसाधन क्या है समझ में आ गया। अब देखिए, संसाधन तो मानव भी संसाधन है, ठीक है। संसाधन उसको बोलते हैं कि जिसका उपयोग करके जो है हमारा कुछ समाधान हो, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे उपयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण हो, जिसको बेच करके हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उस आर्थिक स्थिति से मानव का विकास हो, वही संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए मानव क्या है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। मानव क्या है, मानव क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना मानव का संसाधन व्यर्थ है, ठीक है। बिना संसाधन, बिना मानव का संसाधन क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। अगर संसाधन, अब मान लीजिए प्राकृतिक में कोयला मिला, ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के लिए प्राकृतिक से कोयला में, उसको उपयोग करने के लिए मानव की आवश्यकता होगी, नहीं तो वो कोयला तो धरा का धरा ही रह जाएगा, ठीक है। तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, याद रखिएगा, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन, तो मानव। प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, इन तीनों को जोड़ने का काम मानव करता है, ठीक है। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, इन तीनों को जोड़ने का काम मानव करता है, ठीक है। मानव, देखिए मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन मिला, उसको प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी की सहायता से पेट्रोल मिला। प्राकृतिक संसाधन पेट्रोल, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी सहायता से उसको प्यूरिफाई किया गया, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद जो है संस्थाएं होती हैं, तो जैसे भारत पेट्रोलियम, ये सब संस्थाएं हैं, ठीक है। उसका भी, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन से हमें क्या मिल गया, पेट्रोल मिला, उसको प्यूरिफाई यानी प्रौद्योगिकी माध्यम से, उसको तकनीकी माध्यम से प्यूरिफाई किया गया, रूपांतरण किया गया। उसके बाद रूपांतरण करने के लिए कुछ संस्थाएं भी चाहिए, तो संस्थाएं हैं, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मानव करता है। तो यहां तक क्लियर है। तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधन में प्रौद्योगिकी हो जाएगा, मानव हो जाएगा, संस्थाएं हो गया। तो तब प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मानव। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुआ, उसको जो है प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी सहायता से प्यूरिफाई किया गया। उसके बाद जो है इस प्यूरिफाई चीजों को खरीद बिक्री करने के लिए कुछ संस्थाएं होती है, तो संस्था हो गया। अब प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मानव। तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया करता है, मानव क्या करता है, तो देखिए प्राकृतिक से जो भी संसाधन प्राप्त होता है उसका रूपांतरण करने का काम करता है। यानी कि देखिए पेट्रोल मिलता है, ठीक है, उसको जो है रूपांतरण करके डीजल बनाया जाता है, डीजल को रूपांतरण करके केरोसिन बनाया जाता है। तो यह प्रक्रिया किया जाता है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण प्रक्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक आपसी क्रियात्मक संबंध में निहित होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं और मानव, ये जो है आपस में जो है अंतर संबंध यानी कि आपस में जुड़ा होता है। किसी एक का ना होने से या किसी एक घटक का ना होने से क्या हो जाएगा, ये ये जो भी क्रियाएं हैं वो विफल हो जाएंगी, ठीक है। संसाधन का कोई उपयोग नहीं होगा। तो मानव जो है इनके बीच की कड़ी होती है, मतलब प्राकृतिक संसाधन हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, संस्थाएं, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, मानव। तो मानव एक महत्वपूर्ण जो है संसाधन है। अगर मानव नहीं रहेगा तो ये जो भी प्राकृतिक संसाधन है ये विफल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव के बीच में मैंने तोड़ने का काम किया है, पॉइंट पॉइंट वाइज, मतलब कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए मानव क्या है, मानव जो है प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। तो मानव क्या है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। तो मानव जो है प्रौद्योगिकी के साथ, कहने का मतलब है कि प्रकृति से हमें पेट्रोलियम मिलता है,
मानव क्या करता है, तकनीकी सहायता से उसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है, और उसका संसाधन का उपयोग करता है। तो मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, आर्थिक विकास की गति को तेज करता है। मानव क्या करता है, आर्थिक विकास की गति को तेज करता है। जो भी पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इसको क्या करता है कि इसको जो है तकनीकी सहायता से जो है इसका रूपांतरण करता है। उसके बाद संस्थाओं के द्वारा इन चीजों का खरीद बिक्री करता है, जिसके द्वारा मानव का आर्थिक स्थिति मजबूत होता है और उसका जो है विकास होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आर्थिक विकास की गति को तेज करता है कौन, मानव। उसके बाद जिसके लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उस प्राकृतिक संसाधन को जो है बेचा जाएगा या रूपांतरण किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास की गति को तेज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि उस संस्था को खरीद बिक्री करने के लिए कुछ संस्थाएं होती है, उस संस्थाओं के माध्यम से खरीद बिक्री किया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है मानव का आर्थिक विकास में तेजी होता है। समझ में यहां तक आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मानव जो है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो मानव क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। जो भी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता है उसका जो है प्रौद्योगिकी किया जाता है, उसके बाद संस्थाओं को सौंपा जाता है, जिसके द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मानव का विकास होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो तीनों चीज है आपस में जुड़ा हुआ है मानव के साथ, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, संस्थाएं हो गया, इसको जोड़ने का काम मानव करता है। यहाँ तक क्लियर है। मानव में समझ में आया। तो प्राकृतिक संसाधन जो है प्राप्त किया करता है कौन, मानव, ठीक है। उसको प्रौद्योगिकी का काम कौन करता है, मानव। संस्थाओं का निर्माण कौन करता है, मानव। तो मानव जो है प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को जोड़ने का काम मानव करता है। और इन सब से जो भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, मानव पर। तो यानी कि मानव का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। ये सारे चीज जो है मानव के ऊपर ही अप्लाई किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, संसाधन। संसाधन क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का है। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार का होता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नवीकरण संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नवीकरण संसाधन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और अनवीकरण यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नवीकरण संसाधन में क्या आ जाएगा, सतत प्रवाह, ठीक है। ये भी दो भागों में बांटा गया है नवीकरण, सतत प्रवाह और जैव। सतत प्रवाह का मतलब क्या होता है, तो सतत प्रवाह मतलब होता है पवन, ठीक है, और जल, ठीक है। जल क्या है, सतत बहता रहता है, पवन का प्रवाह होता रहता है। तो नवीकरण योग्य जो भी सतत प्रवाह है, ठीक है। नवीकरण योग्य संसाधन कितने भागों में बांटा हुआ है, दो भाग। एक है सतत यानी कि प्रवाह, ठीक है, सतत या प्रवाह, और दूसरा जैव, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं मैं आपको। संसाधन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटा हुआ है, दो भागों में, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, ठीक है, सतत या प्रवाह संसाधन और एक है जैव संसाधन, ठीक है। यानी कि सतत प्रवाह नवीकरण संसाधन और जैव नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो देखिए, सतत या प्रवाह में कौन हो जाएगा, नवीकरण। सतत प्रवाह नवीकरण योग्य संसाधन में कौन हो जाएगा, तो पवन और जल। और जैव नवीकरण योग्य संसाधन में कौन हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नवीकरण योग्य संसाधन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन या फिर सतत प्रवाह नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, ठीक है। तो देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन एक होता है सतह
या प्रवाह, दूसरा जैव। ठीक है, तो सतत प्रवाह नवीकरण योग्य संसाधन में कौन आ जाएगा? पवन और जल। और जैव में कौन आ जाएगा? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? वो संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, और अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? कि वह संसाधन जिसका उपयोग तो बार बार किया जाता है, परंतु वो आसानी से प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है, जिसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन वह है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जिसका उपयोग करने के बाद वह पुनः पहले की अवस्था में आ सकता है, उसे हम लोग नवीकरण जो है नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अनवीकरण संसाधन क्या होता है? वो संसाधन जिसका उपयोग जो है बार बार हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन को जो है बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो नवीकरण योग्य संसाधन में सतत प्रवाह में कौन आएगा? ठीक है, तो नवीकरण योग्य संसाधन दो प्रकार है, एक सतत या प्रवाह और दूसरा जल। सतत प्रवाह में कौन कौन आएगा? पवन, जल। ठीक है, ठीक है, सतत माने हमेशा बहता है, तो जल प्रवाह किसका होता है? पवन का, तो पवन और जल आ जाएगा सतत में। जैव में कौन आएगा? जितना भी प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति है वो जैव में आएगा, और वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव भी इसी में आ जाएंगे, जितने भी वन्य जीव है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अनवीकरण योग्य संसाधन में कौन कौन है? तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, पुनः चक्रीय का मतलब कौन? धातु, जैसे सोना, चांदी। इसका पुनः चक्रीय माने इसका बार बार जो है उपयोग, जो बदल बदल के उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए सोना है, सोना को जो है हम लोग क्या करेंगे? कभी अंगूठी बना दिए, तो कभी हार बना दिए। ठीक है, उसी प्रकार से चांदी को भी कभी अंगूठी बना दिए, कभी हार बना दिए, तो पुनः चक्रीय इसको कहते हैं धातु। अचक्रीय में कौन आता है? तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन में आता है। तो नवीकरण योग्य में सब में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नवीकरण योग्य में कौन कौन आता है? सतत प्रवाह और जैव। सतत प्रवाह में पवन, जल। जैव में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। अनवीकरण योग्य संसाधन में कौन आएगा? पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में धातु, अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए मानवीय संसाधन में कौन कौन आएगा? तो संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण का कितना आधार है? तो 4 आधार है, याद रखिएगा। संसाधनों का वर्गीकरण में कितना आधार है? तो 4 आधार है। ठीक है, कौन कौन? तो उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा समाप्तता के आधार पर, यानी कि समाप्ता के आधार पर। ठीक है, तीसरा आ जाएगा स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, चौथा है हमारा विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो संसाधन का वर्गीकरण के कितने आधार है? 4 आधार। तो पहला आधार कौन है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला आधार कौन है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। यहां ध्यान दीजिएगा, संसाधनों का वर्गीकरण के कितने आधार है? तो 4 आधार है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, उसके बाद समाप्यता के आधार पे, यानी कि समाप्ता के आधार पे, जो वस्तु समाप्त हो रही है उसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, तो ये हो गए संसाधनों का वर्गीकरण। कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। यहां तक क्लियर? उसके बाद देखिए पहला कौन सा है? 4 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? तो उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया, या इसके 2 प्रकार है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन का कितना प्रकार है? तो 2 प्रकार। कौन कौन? तो जैव और अजैव। ठीक है, जैव और अजैव। अब जैव अजैव क्या है? तो जैव जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जैव, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं अजैव। तो जैव में कौन आ जाएगा? जिसमें जीवन पाया जाएगा। तो जीवन किसमें पाया जाता है? मानव में, पेड़ पौधे में, जीव में। ठीक है,
अजैव में कौन आएगा, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, पूरा का पूरा कौन आ जाएगा, तो जीवाश्म में यानी कि ईंधन आ जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, तो ये अजैव में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद समाप्यता के आधार पर यानी कि समाप्ति के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पर यानी कि समाप्ति के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन का कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है। ठीक है, कौन कौन, नवीकरण योग्य संसाधन, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समाप्यता के आधार पर जो है कितने प्रकार का संसाधन है, तो 2 प्रकार के संसाधन है। कौन कौन, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, इसका उपयोग जो है बार बार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनवीकरण जो ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग जो है एक बार कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा संसाधन जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन में इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनवीकरण संसाधन में इसका उपयोग जो है हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन का उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। ठीक है, करने के बाद इस संसाधन का उपयोग करने के बाद जो है ये संसाधन पहले की अवस्था में वापस लौट आते हैं, परंतु इसमें विपरीत है, ये पहले की अवस्थाओं में लौट नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले का अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, इसका उपयोग करने के बाद जो है ये पहले की अवस्था में वापस नहीं लौट सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस अनवीकरण नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, ये फिर से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अनवीकरण योग्य संसाधन जो इसको बनने में जो समय है, जो ये लाखों करोड़ों साल का समय लगता है अनवीकरण संसाधन में। ठीक है, अब देखिए, नवीकरण संसाधन में कौन कौन आएगा, तो सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, जल आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहां तक क्लियर है। अब देखो, और नवीकरण संसाधन में कौन कौन आ जाएगा, तो जीवाश्म आ जाएंगे, जैसे कि जीवाश्म में कौन कौन आता है, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई पेड़ पौधा है, वो मिट्टी के नीचे दब गया, लाखों करोड़ों साल के बाद वो कोयला का रूप धारण कर लेता है या पेट्रोल का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो वो अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो नवीकरण समझ में आ गया, अनवीकरण समझ में आ गया। नवीकरण संसाधन क्या है, जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। अनवीकरण में इसका उपयोग बार बार जो है नहीं कर सकते, एक बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका नवीकरण में क्या है, यह पहले के अवस्था में वापस लौट सकता है, लेकिन अनवीकरण जो है ये पहले के अवस्था में नहीं लौट सकता है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नवीकरण ऊर्जा के जो उदाहरण है वो कौन कौन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। और अनवीकरण के उदाहरण कौन कौन है, कोयला, पेट्रोल। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का है। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का है। कौन कौन, तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा, नाम पूछता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का। कौन कौन, तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको हम लोग जो है व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं, वह संसाधन जिस पर एक या एक से अधिक, यानी कहने का मतलब सामुदायिक का मतलब क्या है, सभी के लिए। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जिस पर एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है किसी एक राष्ट्र यानी कि किसी एक देश का
अधिकार हो जिस संसाधन पर, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत के स्वामित्व जो भी भूमि है उस पर केवल और केवल भारत का ही अधिकार है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चीन है, चीन के जो भी भूमि होंगे उस पर, या चीन के जो भी आधिकारिक भूमि होंगे उस पर केवल और केवल उस संसाधन पर जो है चीन का अधिकार होगा। उसी प्रकार से जो है कि राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाता है कि वह ऐसा संसाधन जिसमें केवल एक देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन, एक ऐसा संसाधन जिस पर एक से अधिक देशों का अधिकार हो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, इसमें एक से अधिक देशों का अधिकार है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद विकास, चौथा नंबर कौन सा है, तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, ठीक है, संभावी संसाधन, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का है, तो 4 संसाधन। कौन कौन, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन, ठीक है। तो संभावी संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं और जिसका संभावना है भविष्य में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन। उसके बाद है विकसित संसाधन, जिसका उपयोग करने के लिए हमारे पास जो है तकनीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन, ठीक है। कोई संसाधन है जिसका उपयोग करने के लिए हमारे देश में जो है टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है, उस संसाधन को हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन क्या है, जिसका भंडार है पर उपयोग नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है कि हमारे देश में एक ऐसा संसाधन मौजूद है जिसका भंडार है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं भंडार संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है, एक ऐसा संसाधन जिसको जो है बचा कर रखा गया है भविष्य के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं संचित कोष संसाधन। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए संसाधन का विकास। अब देखिए संसाधन का विकास क्या है, तो संसाधन का विकास है कि जीवन यापन के लिए जो है संसाधन का विकास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जीवन यापन के लिए क्या है, अति आवश्यक है संसाधन, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। संसाधन क्या है, प्राकृतिक देन है। तो संसाधन का मतलब समझ में आया आपको कि संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, एक प्राकृतिक देन है, ठीक है। यह जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। बिना कोयला का किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं चल सकता है, किसी भी प्रकार का बड़ा बड़ा पावर हाउस हो गया या रसोई के लिए ईंधन की आवश्यकता कोयले से ही पड़ती है, ठीक है। या फिर बिजली जो भी बड़े बड़े पावर जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पावर प्लांट, उसमें भी ये कोयला का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसी प्रकार से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बिना भी देखिए, पेट्रोलियम के बिना वाहन, पेट्रोलियम का उपयोग जो है वाहनों में किया जाता है, ठीक है, हवाई जहाज वगैरह में किया जाता है, ठीक है। और उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो है खरीद बिक्री किया जाता है, जिसके द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो और ये जो संसाधन है ये प्रकृति की देन है, प्रकृति से हमें जो है संसाधन मिलता है जो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जीवन यापन के लिए भी जो संसाधन अति आवश्यक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आइए हम संसाधन का विकास, यानी कि संसाधन का जो है विकास पर क्या, मतलब संसाधन जो है उपयोग करके विकास पर क्या असर पड़ता है, मनुष्य का विकास किस प्रकार होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो संसाधन जिस प्रकार
मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि संसाधन जो है वह प्रकृति की देन है, जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है संसाधन। ठीक है, संसाधन मजबूत होगा तो मनुष्य का विकास भी तेजी से होगा। ठीक है, संसाधन और विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यही कहने का तात्पर्य है। तो संसाधन का विकास, तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए जो है अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, यानी कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन जो है प्रकृति की देन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसी को हम जो है छाट करके यहाँ पर लिखे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो याद रखिएगा, संसाधन है तो मनुष्य विकास निश्चित होगा। ठीक है, संसाधन के माध्यम से जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, जिससे मानव के विकास में गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो संसाधन क्यों आवश्यक है? तो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, संसाधन एक प्राकृतिक देन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बना सके आपको समय समय पर आपके पास पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।